नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 21 अगस्त 2026, दिन है शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात को 11:37 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर को 11:58 से लेकर दोपहर के 12:49 तक का टाइम जो है वो अभिजीत मुहूर्त का यानी कि शुभ मुहूर्त रहेगा। राहु काल की अगर बात करें तो सुबह 10:46 से लेकर दोपहर के 12:23 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। आज ही के दिन दक्षिण भारतीय परंपरा यानी कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ संस्कृतियों के अनुसार एक अहम व्रत जो है वर लक्ष्मी व्रत मनाया जाता है, तो वो आज ही के दिन रखा जाएगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अगस्त 2026 के अगर मुख्य कार्यक्रम और योजनाओं की बात की जाए तो 21 अगस्त 2026 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक में शामिल होंगे, जहां डिजिटल सहयोग और तकनीकी विकास पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता दिवस पर घोषित विकसित भारत 2047 के तहत सेमीकंडक्टर और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। सरकार का मुख्य ध्यान इन दौरान देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने, वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित होगा। वहीं दूसरी तरफ नीट यूजी 2026 राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम जो है आज जारी होंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आज 21 अगस्त 2026 को नीट यूजी काउंसलिंग के पहले दौर पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित करेगी। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स समिति की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना परिणाम जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चुने गए छात्रों को तय समय सीमा के भीतर आवंटित मेडिकल कॉलेजों में रिपोर्टिंग और दस्तावेज जो है जमा करवा के प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मानसून सत्र आज 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। विधायकों द्वारा जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर 1000 से अधिक ऑनलाइन सवाल उठाए गए हैं। सदन में इन बैठकों में जो है राज्य के विकास और आगामी सरकारी नीतियों को लेकर बड़े फैसले होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास की। तो आईआईटी मद्रास से अब सिर्फ इंजीनियर नहीं, डॉक्टर भी निकलेंगे। संस्थान देगा एमबीबीएस और एमडी की डिग्री। आईआईटी मद्रास अब इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। संस्थान के डायरेक्टरेट प्रोफेसर वी कामाकोटी ने बताया कि जल्द ही स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शुरू किया जाएगा, जहां एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी जैसी मेडिकल डिग्रियां देने की योजना है। इससे आईआईटी मद्रास में इंजीनियरों के साथ साथ डॉक्टर और मेडिकल रिसर्चर भी तैयार होंगे। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीच समुद्र जहाज से तुर्की के हथियारों का खजीरा लूट कर ले गए लुटेरे। 6 भारतीय भी उसमें सवार थे। सोलामिया के पुर्टलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने तुर्की के हथियारों से भरे एक जहाज को हाईजैक कर लिया। जहाज के 10 सदस्यीय क्रू में 6 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 समुद्री लुटेरों ने जहाज को कब्जे में लेकर तट की ओर ले गए हैं। घटना के 4 दिन बाद भी जहाज और क्रू की मौजूदा स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने बीएनपी के फखरुल इस्लाम कभी भारत में ली थी उन्होंने शरण। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को 255-88 के भारी अंतर से हरा दिया। चुनाव में 249 में से 343 सांसदों में मतदान किया गया। मिर्जा फखरुल शुक्रवार शाम को बंग भवन में देश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अवैध ढांचे पर चला बुलडोजर। दिल्ली के चकन्यापुरी स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात को बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये निर्माण हाई कमीशन की निर्धारित सीमा से बाहर किए गए थे। बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन में बने ढांचे भी हटाए गए। यह कार्रवाई इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बैरिकेडिंग और पार्किंग पोल हटाए जाने के 2 दिन बाद हुई है। अब बात करते हैं योगी सरकार की। तो योगी सरकार ने एक ऐलान कर दिया। यूपी में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश में तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित 3,16,057 छात्र छात्राओं को अब लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छात्रवृत्ति पोर्टल 1 सितंबर से दोबारा खोला जाएगा। योग्य विद्यार्थियों के खाते में 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इसका लाभ SC, ST और OBC सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को जरूर मिलेगा।
बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। गुमनाम वीरांगनाओं और लोक नायकों को मिलेंगे गौरव। दलगत भावनाओं से ऊपर है नामकरण की योगी दृष्टि। संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला किया है। इस कदम को सामाजिक समरसता और वंचित वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने इससे पहले भी उदा देवी, झलकारी बाई, अवंतीबाई, महाराजा सुहेलदेव जैसे लोक नायकों के नाम पर स्मारक और संस्थानों का नामकरण किया है। नाम बदलने की इस नीति के जरिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। तो सरकारी स्कूलों में किए जाएंगे बड़े बदलाव। पीटीएम से लेकर जेई नीट तक को लेकर बड़े ऐलान हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉडल स्कूलों यानी कि सरस्वती विद्या निकेतन में एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा होगी। साथ ही ई लर्निंग 24/7 डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी मजबूत किया जाएगा। दूसरी तरफ सीएम नायब सैनी बोले कि काफिला रुका तो बस में चढ़ गए, बच्चों के बीच पहुंचे तो खिल उठे उनके चेहरे, हाथ मिलाकर पूछा हाल। कैथल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बच्चों के प्रति खास अंदाज देखने को मिला है। गांव अरनेचा में एक स्कूली बस को देखकर मुख्यमंत्री अचानक उसमें सवार हो गए, बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई और स्कूल को लेकर बातें भी की और बारी बारी से उनसे हाथ भी मिलाया। मुख्यमंत्री के अचानक बस में पहुंचने पर बच्चे बेहद खुश नजर आए। उनका काफिला आगे बढ़ने पर हाथ हिलाकर उन्हें विदाई भी दी। अगली बड़ी खबर रेल विभाग से आ रही है, जहां बिहार से आईआरसीटीसी की खास ट्रेन से ज्योतिर्लिंग और साईं बाबा के दर्शन होंगे। 1 सितंबर से चलेगी खास ट्रेनें। क्या होगा पूरा रूट, जानते हैं इस खबर में। आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटन ट्रेन योजना के तहत 1 सितंबर से ज्योतिर्लिंग दर्शन व श्री साईं दर्शन यात्रा शुरू होगी। 8 रात और 9 दिन की इस यात्रा में उज्जैन, ओंकारेश्वर, नासिक, शिरडी और छत्रपति संभाजी नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। ट्रेन में बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा होगी। किराया मात्र जो है 18,160 रुपए से शुरू होकर 39,425 रुपए तक रहेगा, जिसमें यात्रा, होटल, भोजन और स्थानीय भ्रमण शामिल रहेगा। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं है। आईजी केवीपी पेपर लीक की सख्त रुख पर बात की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर किए गए फैसले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ राष्ट्रगीत है, इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। आईजी केवी पेपर लीक मामले पर सीएम साय ने कहा कि परीक्षा रद्द करके 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करते हैं असम की। तो असम के विकास और बाढ़ से रिकवरी पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हिमंता। 100 दिनों के कामकाज की दी जानकारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बैठक में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, राहत, रिकवरी कार्यों पर चर्चा हुई। शर्मा ने सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में किए गए प्रमुख कामों की जानकारी भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को और दोनों नेताओं ने राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, जनसेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा भी की है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। संभल में बारिश के बाद उमस ने बढ़ाई परेशानी। पारा पहुंचा 29 डिग्री सेल्सियस। 8 मिलीमीटर की हुई थी बारिश। संभल में गुरुवार को अलग अलग इलाकों में कुल 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें कुछ समय के लिए मौसम सुहावना रहा। असमोली के 15 और बिनाखेड़ा के 25 गांवों में तेज बारिश भी दर्ज की गई है। बारिश रुकने के बाद हवा न चलने से उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया। शाम के 6 बजे तक तापमान की अगर बात की जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत होगी। 3200 मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। शुभेदु अधिकारी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के संभाग क्षेत्र में बाढ़ से 2 लोगों की मौत होगी, जबकि करीब 3200 मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। मृतकों के परिवारों को 9-9 लाख रुपए, प्रभावित परिवारों को 30-30 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। प्रशासन की ओर से राहत, पेयजल और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां इमरान मसूद को बड़ा सियासी झटका लगा है। दामाद शयान मसूद ने छोड़ी कांग्रेस, अखिलेश यादव का थामा दामन। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद काजी शयान मसूद ने लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शयान के समर्थकों के साथ सपा में शामिल होने के बाद उनके बेहट विधानसभा सीट को चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई और यह कदम कांग्रेस और सपा के बीच में सहारनपुर में चल रही राजनीतिक खींचातान के बीच में अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने को मिली मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्यायिक मामलों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार के मुताबिक बेंच बनने से समय और खर्च की बचत होगी, मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। यह फैसला लद्दाख में न्यायिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूजीसी के नियमों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही बड़ी बात, कहा हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन नियमों पर दोबारा से विचार किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को याचिकाओं पर 4 हफ्तों में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का समय मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सोरेन सरकार को लगा बड़ा झटका। जेपीएससी परीक्षाओं नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद ये राहत दी है। सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली नवनियुक्त अधिकारियों का फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कई परीक्षाएं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था। अब बात करते हैं टेक न्यूज की, तो वीवो ला रहा है 7200 मेगाहर्ट्ज बैटरी वाला फोन। लॉन्च से पहले कीमत आई सामने। वीवो जल्द ही भारत में वाई सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें 7200 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन की शुरुआती कीमत 25,999 रुपए हो सकती है। इसे 3 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। इसमें 6.75 इंच का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट और 50 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा मिल सकता है। फोन में 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग और IP68 IP69 रेटिंग भी मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं खेल जगत की, तो बीसीसीआई के सामने फिर से आ सकती है मोहसिन नकवी की समस्या। महिला एशिया कप को लेकर टिकी सभी की नजरें। महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम के चैंपियन बनने पर अवार्ड सेरेमनी को लेकर बीसीसीआई के सामने असमंजस्य की स्थिति बन सकती है। अगर भारत फाइनल जीता है तो सवाल यह है कि क्या टीम एसीसी प्रमुख और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों में ट्रॉफी लेगी। पिछले साल पुरुष एशिया कप के बाद भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। फिलहाल बीसीसीआई ने महिला टीम के संभावित अवार्ड सेरेमनी को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वहीं आज के दिन 21 अगस्त को ओटीटी से लेकर थिएटर तक मचेगा धमाल। फ्राइडे को रिलीज होंगी फिल्में, जानते हैं पूरी खबर। 21 अगस्त शुक्रवार को ओटीटी और सिनेमा घरों में मनोरंजन का तड़का लगने वाला है। इस दिन एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, डार्क कॉमेडी जैसी अलग अलग जॉनर की नई फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी। थलापति विजय की जननायकन ओटीटी पर दस्तक लेगी, जिसमें बॉबी देओल भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं फेसिंग, अल चापो और क्लीन अप कंपनी जैसी कहानियां भी दर्शकों के बीच में चर्चा में रहेंगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आज पंजाब रहेगा बंद, जाने वो कौन सी सेवाएं हैं जो पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी और किन चीजों पर पूरी तरह से छूट रहेगी। सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब में 7 घंटे के बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हाईवे, बस सेवाएं, बाजारों पर असर दिखने को मिलेगा। किसान संगठनों और कई अन्य समूहों में बंद का समर्थन किया है। हालांकि एम्बुलेंस, अंतिम संस्कार और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में गहरी खाई में गिरी पिकअप, महिला की मौत हो गई और जबकि 3 घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गहरा मरोर मार्ग पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चोरा कैंची के पास एक पिकअप अनियंत्रित होकर करीब 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला भी गंभीर रूप से हालत को देखते हुए उसे टांडा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
अब बात करते हैं रैपर और सिंगर हनी सिंह की। हनी सिंह ने म्यूजिक लेवल पर लगाया परेशान करने का आरोप। रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक म्यूजिक लेवल पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर लेवल से जुड़ी परेशानियां नहीं होती तो वह अब तक 1 महीने में करीब 5 गाने रिलीज कर चुके होते। हनी सिंह ने बिना नाम लिए कहा कि लेवल ने मुझे काफी डिस्टर्ब किया है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर किसी को अपनी ताकत पर गुरूर है तो वह अहंकार रावण का भी नहीं रहा। हालांकि उन्होंने लेबल का नाम नहीं बताया, जिसके बाद फैंस सोशल मीडिया पर ये जानने के उत्सुक हैं कि वे किस कंपनी की बात कर रहे हैं। हनी सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में दिसंबर तक 15,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगी पक्की छत। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिसंबर तक 15,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार से लंबित आवासीय परियोजनाओं को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में 18 परियोजनाओं के तहत 15,496 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 12,948 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 1,271 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा 10,200 आवास ऊधम सिंह नगर और 4,528 आवास हरिद्वार में बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को उसका अपना पक्का घर उपलब्ध करवाना। योजना के तहत राज्य सरकार की सहायता राशि जो है 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। गाजा में अब भी हजारों लोग लापता हैं। अपनों की तलाश में परिजन झेल रहे हैं दर्द। गाजा में युद्ध के बीच हजारों लोग अभी भी लापता नजर आ रहे हैं। उनके परिवार और परिजन उनकी तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं। 21 वर्षीय अहमद अल मदून की मई 2025 में एक दुकान पर जाने के बाद लापता हो गए थे। उनकी मां मजदिया को शंका है कि हमले के दौरान उनकी मौत हो गई है, लेकिन वे अब तक ये पक्के तौर पर नहीं जानती कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं। रेड क्रॉस को लापता लोगों की तलाश के लिए 5,000 से ज्यादा अनुरोध मिले हैं, जबकि गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का अनुमान है कि 8,000 से अधिक लोग लापता है। मलबे में दबे शवों को निकालने और उनकी पहचान करने में भारी मुश्किल आ रही है, जिससे परिवारों का इंतजार और दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कंपनी की। तो इंडियन ऑयल की अर्जिया से एलपीजी डील जो है वो हो गई है। 2027 में हर महीने 55,000 टन गैस मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अर्जिया की सरकारी कंपनी सोनाटेक के साथ 2027 के लिए एलपीजी आयात समझौता कर लिया। यह डील के तहत भारत को हर महीने करीब 45,000 से 55,000 टन एलपीजी मिलेगी, जिसमें प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होगा। इस कदम का उद्देश्य एलपीजी सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना और आपूर्ति के स्रोतों में विभिन्नता लाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जिया से मिलने वाली एलपीजी की कीमत सऊदी अरामको की तुलना में कम है, जिससे भारत को लागत में फायदा भी होगा। यह समझौता एफओबी आधार पर हुआ है, यानी कि जहाज पर गैस लोड होने के बाद आगे की जिम्मेवारी जो है इंडियन ऑयल की होगी। वहीं अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर में AK-47 केस में एनआई का बड़ा एक्शन। 8 मामलों के आरोपी भैरव त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर AK-47 बरामदगी मामले में एनआईए ने एसटीएफ के सहयोग में बड़ी कार्रवाई करते हुए भैरव त्रिपाठी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत 8 मामले दर्ज है। वह करीब 2 साल से फरार चल रहा था। एनआईए अब उससे हथियारों की खरीद, बिक्री, फंडिंग और गिरोह के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। यह मामला जुलाई 2024 में मुजफ्फरपुर जंक्शन से AK-47 के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। जांच के दौरान पुलिस ने एक AK-47 और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अगस्त 2024 में मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एजेंसी अब कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।